आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसकी शुरुआत कई तरह से हो सकती है। मसलन मैं ये कहानी 4 सितंबर 2020 से शुरू कर सकता हूं। वो दिन जब कुछ औरतों ने मिलकर अपने देश के मानवाधिकार आयोग की बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया ताकि उनकी बहरी सरकार उनके हक और न्याय की मांगे सुने। इस कहानी को एक लिस्ट से भी शुरू किया जा सकता है, वो लिस्ट जिसमें 80,000 से ज्यादा लापता लोगों के नाम हैं। ये वो लोग हैं जो कभी अपने घर से कभी बाजार से किडनैप कर लिए गए। उन्हें छुड़वाने के लिए परिवारों ने कई बार फिरौतियां दी, लेकिन वो लौट कर घर नहीं आए। इनमें से कई लापता लोग अपराधियों द्वारा रसोई में पका दिए गए। उनके शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर तब तक भूना गया जब तक कि उनकी हड्डियां नहीं चटक गई। हड्डियों के इन ढेरों का मिलना एक देश की आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया। ये इतना आम रूटीन है कि अगर 15-20 लोगों के सामूहिक अवशेष मिले तो खबर तक नहीं बनती। या फिर ये कहानी शुरू की जा सकती है एक आर्मी की एलीट विंग से, जिसके कुछ सदस्यों ने मिलकर एक गिरोह बनाया। ये गैंग दुनिया के सबसे क्रूर ड्रग्स कार्टल्स में गिना जाता है। ये न केवल ड्रग्स की स्मगलिंग करता है बल्कि अपने गैंग वॉर की फंडिंग के लिए निर्दोषों का अपहरण करके फिरौतियां भी वसूलता है। ये किडनैपिंग इतनी आम है कि वहां बैंक फिरौती देने के लिए एक खास तरह का लोन तक देते हैं। कितने तरीके हैं इस कहानी की शुरुआत के, लेकिन इन सब को छोड़कर मैं आपको सुनाऊंगा एक माँ की कहानी। एक माँ जिसकी जवान बेटी किडनैप कर ली गई। उसे छुड़ाने के लिए इस माँ ने कई बार फिरौती दी, लेकिन तब भी बेटी को मार डाला गया। फिर इस माँ ने खुद अपनी बेटी को इंसाफ दिलाने का फैसला किया। दिन रात एक करके जांच की, सबूत जुटाए, जितने भी लोग उसकी बेटी के कत्ल में शामिल थे उन सबको गिरफ्तार करवाया। लेकिन फिर एक रोज एन मदर्स डे के दिन उस माँ की भी हत्या कर दी गई। वो मर गई, लेकिन उसकी मुहिम नहीं मरी। और इसी मुहिम का नतीजा है कि वहां की सरकार ने पहली बार अपने देश के हजारों गुमशुदा लोगों को खोज निकालने का वादा किया है। क्या है ये वादा, दुनिया के किस हिस्से में है, बताएंगे आपको। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये लल्लन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज बुलेटिन दुनियादारी है। उत्तरी अमेरिका में एक देश है मैक्सिको। यहां तमाउली पास नाम के प्रांत में एक शहर है सैन फर्नांडो। यहीं की रहने वाली थी कैरन। 23 जनवरी 2014 की बात है। कैरन अपने पिकअप ट्रक में बैठकर मार्केट जा रही थी। तभी दो गाड़ियों ने उन्हें दोनों तरफ से घेर लिया। फिर उसमें बैठे हथियारबंद लोग नीचे उतरे और कैरन को गाड़ी समेत अगवा कर लिया। किडनैपर्स ने कैरन की मां मरियम रोड्रिगेज से संपर्क किया और फिरौती मांगी। एक बार नहीं, कई बार। मरियम ने बैंक से लोन ले लेकर फिरौतियां दी, लेकिन कैरन घर नहीं आई। फिर एक रोज मरियम को यकीन हो गया कि उनकी बेटी शायद कभी नहीं लौटेगी, शायद वो मार डाली गई। एक आम देश के नागरिक स्थिति में क्या करेंगे? पुलिस के पास जाएंगे, लेकिन मरियम के पास ये ऑप्शन नहीं था, इसलिए कि मैक्सिको की पुलिस ऐसे मामलों में विक्टिम्स की कोई मदद नहीं करती। वहां आपराधिक गिरोह इतने ताकतवर हैं कि समानांतर सरकार चलाते हैं। पुलिस के पास इन गिरोहों से लड़ने की ना तो कुव्वत है और ना ही नीयत। पीड़ितों के प्रति सिस्टम पूरी तरह उदासीन है और ज्यादातर लोगों ने इसे अपनी नियति मान लिया है। लेकिन मरियम ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने खुद बेटी को इंसाफ दिलाने का फैसला किया। एक वन मैन एजेंसी में वो तब्दील हो गई। नकली पहचान पत्र बनाकर कभी हेल्थ मिनिस्ट्री तो कभी चुनाव आयोग की कर्मचारी बनती। हुलिया बदलकर घर घर जाती, पूछताछ करके ब्यौरे जमा करती। फिर एक अपराधी पकड़ा गया उनकी मेहनत से और उसके बाद सुराग और मिलने लगे। 3 साल के भीतर मरियम ने अपनी बेटी की किडनैपिंग और मर्डर में शामिल सभी 10 लोगों की शिनाख्त कर ली, उनके खिलाफ ठोस सबूत जुटाए और फिर जान पर खेलकर एक एक अपराधी को पकड़वाया और पुलिस के सुपुर्द किया। मरियम के इस पैशन को देखकर उनके शहर का भी ढर्रा बदलने लगा। पहली बार लोगों को समझ आया कि अपराध पर चुप्पी लगाना हल नहीं, बेहतरी लानी है तो संघर्ष करना होगा। लेकिन इस बदलाव की एक बड़ी कीमत मरियम को चुकानी पड़ी। ये बात 23 मार्च 2017 की है। इस रोज तमाउली पास प्रांत में एक बड़ी घटना हुई। जेल में 29 कैदी सुरंग खोदकर भाग गए और इन कैदियों में वो लोग भी थे जिन्हें मरियम ने पकड़वाया था। मरियम जानती थी कि हत्यारे बदला लेने आएंगे। उन्होंने सरकार से सुरक्षा मांगी। सुरक्षा के नाम पर उनके घर के बाहर कभी कभी पुलिस ने गश्त करनी शुरू कर दी, कोई परमानेंट प्रोटेक्शन नहीं। और फिर 14 मई 2017 को रात के 10:30 बजे जब मरियम काम से लौट रही थी, तभी एक सफेद रंग का ट्रक उनके पीछे रुका और इसमें वही अपराधी सवार थे जो 2 महीने पहले जेल से भागे थे। उन्होंने 13 राउंड गोलियां चलाई और मरियम को मार डाला। वो मदर्स डे का दिन था। एक माँ मर गई थी
क्योंकि उसने अपनी बेटी के लिए इंसाफ पाने की कोशिश की थी। अमेरिका का एक प्रतिष्ठित अखबार है न्यूयॉर्क टाइम्स, इसने मरियम की आपबीती पर एक डिटेल रिपोर्ट छापी। इसे पढ़कर आप उस औरत की हिम्मत, उसके जज्बे को सलाम करेंगे। आप कहेंगे मरियम रोड्रिगेज की ये कहानी हम आपको आज क्यों सुना रहे हैं? इसलिए कि बीते कुछ महीनों से मैक्सिको में बर्ताव दिख रहा है, मैक्सिको के बर्ताव में बदलाव दिख रहा है। यहाँ की सरकार पहली दफा अपने लापता नागरिकों को खोजने की ईमानदार पहल करती दिख रही है, और इस पहल के पीछे सबसे बड़ी वजह है मरियम रोड्रिगेज जैसी महिलाएं और उनका संघर्ष। एक और महिला का नाम और उनका जिक्र करता हूं, कार्ला क्विंटाना। कार्ला कौन है? मैक्सिको में एक सरकारी एजेंसी है, नेशनल सर्च कमीशन। मैक्सिकन भाषा में इस एजेंसी के नाम का शॉर्टकट है CNB। ये लापता लोगों की तलाश के लिए बनाई गई एजेंसी है। इसका काम है मिसिंग लोगों के केस को क्लोजर देना, पता लगाना कि उनके साथ क्या हुआ, मारे गए तो अवशेष कहाँ हैं। और कार्ला इस एजेंसी की मुखिया है। वो देश जहां सिस्टम अपने लापता नागरिकों के प्रति अब तक पूरी तरह उदासीन था, कार्ला उसे जिम्मेदार बना रही है। अपनी नियुक्ति के 1 बरस के भीतर उन्होंने मैक्सिको के सभी 31 राज्यों में लापता लोगों की तलाश के लिए कमेटी बनाई। उनके नेतृत्व में अब तक CNB 1600 से ज्यादा सीक्रेट कब्रें खोज चुका है। अक्टूबर 2020 में करीब 169 लापता लोगों की लाशें खोजी गई। नवंबर के महीने में भी 120 से ज्यादा लाशें मिली। आपको शायद ये संख्या छोटी लगे, लेकिन अगर आप मैक्सिको की हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि वहां लापता हुए लोगों को तलाशने का काम इतने युद्ध स्तर पर पहले कभी नहीं हुआ। तुलना के लिए हम आपको मैक्सिको के इस मिसिंग पर्सन्स वाले एंगल का एक ब्रीफ बैकग्राउंड बता देते हैं, ताकि आपको इस आंकड़े की और कार्ला के प्रयासों की महत्ता समझ में आए। मैक्सिको के इन गुमशुदा लोगों की कहानी शुरू हुई 70 के दशक में। ये कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत संघ और अमेरिका दोनों अपनी अपनी विचारधारा के विस्तार में लगे थे। इस शीत युद्ध का एक मंच मैक्सिको भी था। यहाँ सोवियत ने लेफ्ट विंग वाले गुरिल्ला ग्रुप्स को खड़े होने में मदद की। इनकी बगावत थी सरकार से, सरकार को सपोर्ट करता था अमेरिका। गुरिल्ला ग्रुप और मैक्सिकन सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच खूब खून खराबा होता। दोनों एक दूसरे के लोगों की किडनैपिंग करते। इस काम में सुरक्षा बल आगे थे। इस दौर में मैक्सिको की सिक्योरिटी फोर्सेस ने सैकड़ों लेफ्ट विद्रोहियों को अगवा किया, उनकी हत्या की और उनके अवशेष तक नहीं मिले। और इसके बाद से ही मैक्सिको में किडनैपिंग का एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम शुरू हो गया। मिसिंग पर्सन्स का ये मुद्दा ज्यादा फोकस में 2006 से आया, और इसका बैकग्राउंड ड्रग कार्टेल्स के साथ शुरू हुई लड़ाई से जुड़ा था। उस समय मैक्सिको के राष्ट्रपति थे फेलिपो काल्डेरॉन। उन्होंने ड्रग कार्टेल से लड़ने के लिए सेना को तैनात किया। ड्रग्स के खिलाफ जंग शुरू हुई और जल्द ही मानवाधिकार अपराधों का भी इसमें एंगल आ गया। कभी आर्म्ड फोर्सेस लोगों को पकड़कर सीक्रेटली मारती, कभी ड्रग कार्टेल्स फिरौती और बदले जैसी मंशा के चलते लोगों को किडनैप करते। मतलब नागरिक दोनों तरफ से मारे जा रहे थे। चूंकि कार्टेल ताकतवर थे और समानांतर सरकार चलाते थे, इसलिए स्थानीय पुलिस भी उनके साथ मिल जाती थी। ये सभी लोग मिलकर मैक्सिको के मिसिंग पर्सन्स वाली लिस्ट में इजाफा कर रहे थे। सबसे ज्यादा भीषण स्थिति थी तमाउलीपास जैसे राज्यों में, इसके अलावा वेरा क्रूज और दूसरे राज्यों में। ये सभी प्रांत संगठित आपराधिक गिरोहों के मजबूत अड्डे बन गए थे। 2006 से अगर अब तक के आंकड़े देखें तो पता चलेगा कि साल दर साल ये संख्याएं तेजी से बढ़ी। 2006 में 241 लोग गायब हुए, 2016 में 5827 लोग। 10 बरस में फर्क देखिए। 2019 में यह संख्या बढ़कर 9000 हो गई, और 23 नवंबर 2020 को जारी आंकड़ों के मुताबिक इस साल गुमशुदाओं की संख्या कम हुई है, क्योंकि अब कार्ला आ गई हैं और सरकार भी सचेत हो गई है। लेकिन कितनी कम? अब तक 6000 लोग मिसिंग रिपोर्ट हुए हैं। सवाल ये उठता है कि जिस तेजी से लोग लापता होते हैं, क्या उनका हश्र पता लगाने में भी वैसी ही तेजी दिखाई जाती है? जवाब है नहीं। वहां लापता होने का मतलब है पूर्ण विराम। गायब हुए इंसान के परिवार को जवाब नहीं मिलता, न्याय नहीं मिलता। सरकारी एजेंसियां इन मामलों में मुस्तैदी नहीं दिखाती। कई वजह हैं इसकी। पहली तो ये कि अपराधी लाश ठिकाने लगाने में चालाकी दिखाते हैं। कम ही ऐसा होता है कि समूची लाश बरामद हो। ज्यादातर केसेस में लाश को छोटे टुकड़ों में काटकर रोस्ट किया जाता है, भूना जाता है, जब तक कि हड्डियां छोटे छोटे काली मिर्च के साइज जितने टुकड़ों में तब्दील ना हो जाएं, और फिर इन टुकड़ों को कहीं रेगिस्तान तो कहीं किसी बियाबान में गाड़ दिया जाता है। इन अवशेषों को खोजना और DNA जांच से उनकी पहचान मालूम करना जटिल और महंगी प्रक्रिया बन जाता है। दिक्कत यह भी है कि मैक्सिको में क्राइम बहुत है। हर साल हजारों नए नाम गुमशुदा लोगों की लिस्ट में जुड़ जाते हैं। एक बड़ी दिक्कत लापता लोगों को खोजने के लिए एजेंसी को स्थानीय पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस से जिस तरह की मदद चाहिए उसके न मिलने में भी है। ये सभी एजेंसियां दागदार हैं। मुमकिन है कि जिन लोगों के साथ मिलकर मिसिंग एजेंसी काम कर रही हो, वही लोग अपराध के लिए जिम्मेदार हों।
मसलन 2014 में वहां पर 43 छात्र एक साथ लापता हो गए। माना जाता है कि अपने फील्ड वर्क के दौरान वो शायद गलती से किसी गैंग के अड्डे पर पहुंचे और मारे गए। जांच के दौरान इस केस में पुलिस, मिलिट्री और जस्टिस डिपार्टमेंट के लोगों की भी मिली भगत पाई गई। अब शायद आपको समझ आ गया हो कि मैक्सिको में इन गुमशुदाओं की तलाश करना कितना मुश्किल है। शायद ये भी कि हमने सीएनबी की चीफ कार्ला क्विंटाना का नाम हाईलाइट क्यों किया। इंटरनेशनल मीडिया में छपी कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कार्ला ही हैं जिनकी मेहनत के कारण मैक्सिको में धड़ाधड़ सामूहिक कब्रें मिल रही हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी ऐसी एक खबर में एक लापता बच्चे की मां के हवाले से लिखा। क्या लिखा? अगर कार्ला न होती तो प्रशासन कब्रों को खोदता तक नहीं। जिस तरह वो अब तक इन कब्रों को छिपाते आए, आगे भी ऐसा ही करते रहते। रिपोर्टें बताती हैं कि मैक्सिको के राष्ट्रपति आंद्रेस मैनुअल ओब्रादोर भी इस मसले पर अब पहले से अधिक संजीदगी दिखा रहे हैं। इसके पीछे एक बड़ी वजह महिलाएं हैं। पिछले कुछ महीनों से मैक्सिको की महिलाएं एक बड़ा आंदोलन चला रही हैं। इस मूवमेंट के कई चेहरे हैं। कोई महिला अपने साथ हुए सेक्सुअल क्राइम के खिलाफ संघर्ष कर रही है, कोई लापता बेटी के लिए आंदोलन से जुड़ी है, तो कोई इसलिए कि उसकी 4-5 साल की बच्ची के साथ परिवार के आदमी ने यौन अपराध किया। आंकड़ों के मुताबिक मैक्सिको में 66% से अधिक महिलाएं यौन हिंसा की शिकार हैं। एक बड़ा मुद्दा फेमिसाइड भी है। फेमिसाइड मतलब लड़की या महिला होने की वजह से मार दिया जाना। मैक्सिको में हर रोज औसतन 10 महिलाएं फेमिसाइड की शिकार होती हैं। ज़्यादातर मामलों में हत्यारों को सज़ा नहीं मिलती, केस तक नहीं चलता। स्थिति ये कि बाहर आपको ड्रग कार्टेल्स और बाकी अपराधियों से खतरा और घर के भीतर भी सुरक्षित नहीं। और अपने साथ हो रहे इसी अन्याय के खिलाफ अब मैक्सिको की महिलाएं जाग रही हैं, संगठित हो रही हैं। इस एकता से जुड़ी पहली बड़ी खबर आई 9 मार्च 2020 को। इस रोज़ मैक्सिको की महिलाओं ने राष्ट्रीय हड़ताल की। उनकी मांग थी कि सरकार उनके साथ होने वाले अपराधों पर सख्त कदम उठाए। फिर दूसरी बड़ी खबर आई 4 सितंबर 2020 को। इस रोज़ कुछ दर्जन महिलाओं ने मैक्सिकन मानवाधिकार आयोग की बिल्डिंग पर कब्जा किया। मैंने शुरुआत में जिक्र किया। फिर इमारत की दीवार पर लिख दिया, हम न माफ़ करते हैं न भूलते हैं। इन महिलाओं ने अपने और अपने बच्चों के साथ अपराध करने वालों के नाम लिखकर दीवारें गोद डाली। जिन्हें सिस्टम से लेकर सोसाइटी तक ने अनसुना किया, उन्होंने एकजुट होकर पूरी दुनिया तक अपनी आवाज़ पहुंचाई। जानकारों का मानना है कि महिलाओं की ये मुखरता, उनकी बगावत मैक्सिको का माहौल बदल रही है और इसके चलते सरकार पर भी दबाव पड़ रहा है। ये बदलाव अच्छा है, लेकिन मैक्सिको में बेहतरी का रास्ता अभी लंबा है। ये था दुनियादारी में आज का बड़ी खबर सेगमेंट। हर जगह महिलाएं अपने हकों के लिए जाग रही हैं और बुलंदियों की तरफ अपना दावा कर रही हैं। ये सुकून देने वाली बात है। अब सुर्खियों की तरफ बढ़ते हैं। पहली सुर्खी अमेरिका से है। उसने सूडान को आतंकवाद प्रायोजित करने वाले देशों की सूची से हटा दिया। 1993 में सूडान को इस लिस्ट में रखा गया था। हमास जैसे चरमपंथी संगठनों की मदद करने और ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के एवज में उस पर यह कार्रवाई की गई थी। स्टेट टेरर लिस्ट से हटाए जाने के एवज में सूडान अमेरिका को 2463 करोड़ रुपए का मुआवजा देगा। ये रकम अमेरिकी दूतावासों पर हुए हमलों में मारे गए और जख्मी लोगों के परिवारों को दी जाएगी। अभी अक्टूबर के महीने में इजराइल और सूडान के बीच भी एक शांति समझौता हुआ था। यह डील भी अमेरिका ने करवाई थी। दूसरी सुर्खी अफ्रीका के एक देश एस्वातिनी से है। यहाँ के प्रधानमंत्री एम्ब्रोस डलमिनी की कोरोना से मौत हो गई। वो 52 साल के थे। 4 हफ्ते पहले उन्हें कोरोना हुआ था। हालात बिगड़े तो साउथ अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती कराए गए और यहीं से निधन की खबर आई। एस्वातिनी में एब्सोल्यूट मोनार्की का सिस्टम है। वहाँ के मौजूदा राजा हैं मस्वती तृतीय। उन्होंने ही बयान जारी कर डलमिनी के निधन की जानकारी दी। डलमिनी को राजा ने नवंबर 2018 में प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। तीसरी सुर्खी सऊदी अरब से है। यहाँ का शहर है जेद्दा। यहाँ जहाज के ऊपर रखे ऑयल टैंकर के भीतर एक ब्लास्ट हुआ। खबरों के मुताबिक इसके पीछे यमन के हूती विद्रोहियों का हाथ हो सकता है। ब्लास्ट के वक्त जहाज पर 22 नाविक मौजूद थे। ये सभी सुरक्षित हैं। सऊदी ने अभी इस ब्लास्ट पर आधिकारिक बयान नहीं दिया है। पिछले कुछ महीनों से हूती विद्रोही सऊदी अरब पर लगातार हमले कर रहे हैं। नवंबर 2020 में हूतियों ने सऊदी के एक ऑयल स्टोरेज यूनिट पर भी मिसाइल दागी थी। आज की दुनियादारी में इतना ही। उम्मीद है कि फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभ रात्रि। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता,
लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए। ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान, जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।